आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे मुस्लिम लॉ के सोर्सेस यानी सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ के सोर्सेज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज। देखिए, प्राइमरी सोर्सेज में 4 सोर्सेज आते हैं एंड सिमिलरली सेकेंडरी सोर्सेज में भी 4 सोर्सेज आते हैं। प्राइमरी सोर्सेज कौन कौन से होते हैं? पहला कुरान, देन सुन्नत एंड अहदीस, नेक्स्ट इजमा जिसको कंसेंसस ऑफ ओपिनियंस भी कहते हैं, एंड कियास जिसका मीनिंग होता है एनालॉजिकल डिडक्शंस। एंड सेकेंडरी सोर्सेज में आता है उर्फ या कस्टम, जुडिशियल डिसीजंस, लेजिस्लेशन एंड लास्ट जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंशियंस। ये होता क्या है, ये सोर्सेज प्राइमरी सेकेंडरी इनमें जो भी है, इसको आइए हम डिटेल में समझते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं प्राइमरी सोर्सेज से। प्राइमरी सोर्सेज में भी सबसे पहला सोर्स है वो है कुरान। कुरान एक डिवाइन कम्युनिकेशन है और ये मुस्लिम लॉ का पहला सोर्स है, फर्स्ट सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। कुरान में गॉड का रेवलेशन है, यानी कुरान शरीफ में अल्लाह ताला का मैसेज है इंसानों के लिए। और ये मैसेज एक एंजल, एक फरिश्ता जिनका नाम है गैब्रियल, हिंदी में फरिश्ता जिब्राइल, ये अल्लाह ताला से मैसेज लेकर आते थे और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इनको लाकर मैसेज देते थे। यही सारी बातें कुरान शरीफ में मेंशन्ड है। क्या मैसेज था, इंसानों को क्या करना है, कैसे रहना है, क्या क्या करना है, ठीक है, समझ लीजिए इंसानों के लिए एक ये मैनुअल है। कुरान में टोटल 114 चैप्टर्स हैं एंड वर्सेस हैं 6666 और जो चैप्टर हैं इनको सूरा कहा जाता है और जो वर्स है इसे आयत कहा जाता है। और ये जो आयत है 6500 से भी ज़्यादा, या इंग्लिश में वर्स कहा जाता है, ये लीगल प्रिंसिपल से लगभग 200 वर्सेस डील करते हैं एंड मैरिज, डाइवोर्स, डावर, इनहेरिटेंस, ये 80 वर्सेस डील करते हैं, यानी 80 आयत इन चीज़ों से डील करते हैं। कुरान दुनिया में एक बार में ही पूरा कंप्लीट नहीं आया, ये आया धीरे धीरे करके 23 सालों में, 23 ईयर्स। इनिशियली कुरान आया कुछ चीज़ों को रिपील करने के लिए, यानी ऑब्जेक्शनेबल कस्टम्स थे कई सारे जो कस्टम अच्छे नहीं थे, अगेंस्ट द ह्यूमन नेचर थे, सच एस यूसरी मतलब सुदखोरी बहुत ज़्यादा। जैसे मान लेते हैं कोई आपको 100 रुपीज़ देता है और अगला जो दिया है वो कहता है कि हम 200% पे लेंगे, यानी 100 रुपया दिया है और उसको 200 रुपये ज़्यादा चाहिए, यानी 100 रुपया 200 और, यानी टोटल 300, मतलब इस तरह करके यूसरी। नेक्स्ट, अनलिमिटेड पॉलीगैमी को ख़त्म करने के लिए, गैम्बलिंग को ख़त्म करने के लिए और कई सारे सोशल रिफॉर्म्स लाने के लिए। जैसे कि उस वक्त में, उस ज़माने में जो महिलाएं थीं उनका स्टेटस काफ़ी लो था, उन्हें जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता था। तो वुमेन का लीगल स्टेटस को बढ़ाने के लिए, मेन के इक्वल करने के लिए, इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन के रिगार्डिंग में जो भी मैटर्स है उसे प्रॉपर करने के लिए। हमारा नेक्स्ट प्राइमरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ है द सुन्नत एंड अहदीस। अहदीस मतलब हुआ ट्रेडिशंस। मुस्लिम लॉ में ये बिलीफ है कि रिविलेशंस 2 प्रकार के होते हैं, 2 काइंड्स के होते हैं, मैनिफेस्ट एंड इंटरनल। मैनिफेस्ट को ज़ाहिर कहते हैं एंड इंटरनल को बातिन कहते हैं। ज़ाहिर और बातिन, मैनिफेस्ट एंड इंटरनल। ये वैसे ही है जैसे कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 9 देखते हैं, जो कि कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। सिमिलरली ये भी है कि रिविलेशंस एक्सप्रेस हो सकता है जिसको मैनिफेस्ट या ज़ाहिर भी कहते हैं, एंड इम्प्लाइड भी हो सकता है जिसको इंटरनल या बातिन कहते हैं। मैनिफेस्ट रिविलेशंस वो कम्युनिकेशन है जो एंजल गैब्रियल यानी फरिश्ता जिब्राइल जो थे उन्होंने लाया गॉड की तरफ से, अल्लाह की तरफ से प्रॉफिट मुहम्मद की तरफ, ठीक है। और इसका एग्जांपल हो जाएगा कुरान। कुरान एक मैनिफेस्ट रिविलेशंस का एग्जांपल है, ठीक है, यानी कुरान जो है उसमें एक्सप्रेसली चीज़ें दी गई हैं, ये मैनिफेस्ट है या ज़ाहिर भी आप कह सकते हैं इसे। अगला आता है इंटरनल रिविलेशंस। इंटरनल रिविलेशंस जिसको बातिन भी कहा जाता है, ये इसका एग्जांपल हो जाएगा प्रॉफिट का ओपिनियंस। कई सारे क्वेश्चन, कई सारे सवाल प्रॉफिट के सामने आया करते थे डे टू डे लाइफ में, तो उन सवालों पर, उन क्वेश्चंस पे प्रॉफिट अपना ओपिनियन क्या देते थे, क्या डिलीवर करते थे, यही हो गया इंटरनल या बातिन
रिविलेशन। कभी कभी होता था कि कोई भी डायरेक्ट रिविलेशन गॉड की तरफ से नहीं आता था प्रॉफिट को, तो और मीनवाइल कुछ क्वेश्चन आ जाते थे जिसको डिसाइड करने रहते थे। तो ऐसे सिचुएशन में प्रॉफिट अपना खुद का जजमेंट, अपना रीजनिंग लगाकर उसे सॉल्व करते थे। और प्रॉफिट के इस ओपिनियन में जो आइडियाज़ होते थे वो गॉड के द्वारा इंस्पायर्ड होते थे। तो धीरे धीरे जो भी प्रॉफिट के द्वारा किया जाता है या किया गया या अपहेल्ड किया गया, ये धीरे धीरे मुस्लिम लॉ का एक प्राइमरी सोर्स बन गया। ठीक है, पहला सोर्स कुरान, उसके बाद ये जो प्रॉफिट के द्वारा किया जाता है या अपहेल्ड किया जाता है चीज़ें, ये सेकंड सोर्स बन गया और इसी को सुन्नत कहते हैं। सुन्ना या सुन्नत मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट का जो मॉरल बिहेवियर है उसे ही सुन्ना कहते हैं, या आप सुन्नत भी कह सकते हैं इसे। ये तो हो गया सुन्नत। और दूसरा आता है हदीस। हदीस क्या होता है? हदीस एक नरेशंस है। हदीस नरेशन है जो कि कहता है कि प्रॉफिट ने क्या कहा, क्या किया या क्या अलाउ किया, इसे ही हदीस कहते हैं या ट्रेडिशंस कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? देखिए दोनों को हम फिर से समराइज कर दे रहे हैं। सुन्नत एंड हदीस मतलब क्या हुआ? सुन्नत मीन्स मॉरल बिहेवियर ऑफ द प्रॉफिट। प्रॉफिट मोहम्मद का जो मॉरल बिहेवियर है उसे सुन्नत कहते हैं, क्या वो एक्चुअल में किया करते थे। लेकिन हदीस मतलब वो हुआ कि किसी दूसरे कोई और उनके कंपेनियंस जो देखा है कि प्रॉफिट मोहम्मद ये काम किया करते थे, दूसरे बता रहे हैं, नरेट कर रहे हैं, तो इन नरेशंस को हदीस कहा जाता है। हदीस या इंग्लिश में ट्रेडिशंस आप कह सकते हैं। देखिए ट्रेडिशंस दो प्रकार के होते हैं, सुन्नत एंड अहदीस। सुन्नत तीन प्रकार के होते हैं, सुन्नत उल फ़ैल, सुन्नत उल कौल, सुन्नत उल तकरीर। सुन्नत उल फ़ैल का मतलब ऐसे ट्रेडिशंस जो प्रॉफिट ने खुद किया। सुन्नत उल कौल का मतलब ऐसे ट्रेडिशंस जो प्रॉफिट ने बोला वर्ड से कि ये करना है। एंड लास्ट सुन्नत उल तकरीर मीन्स ऐसे थिंग्स जो प्रॉफिट के प्रेजेंस में हुआ और प्रॉफिट ने उसे डिसअप्रूव नहीं किया। थर्ड प्राइमरी सोर्स है इजमा। इजमा मीन्स होता है कंसेंसस ऑफ ओपिनियन। इजमा को सर अब्दुल रहीम डिफ़ाइन करते हैं। कौन डिफ़ाइन करता है? सर अब्दुल रहीम। कैसे डिफ़ाइन करते हैं? सर अब्दुल रहीम डिफ़ाइन करते हैं इजमा को एज एन एग्रीमेंट। कैसा एग्रीमेंट? किसने किया? जूरिस्ट ने एग्रीमेंट किया। और ये जूरिस्ट कौन थे? ये जूरिस्ट जो होते हैं वो प्रॉफिट मोहम्मद के फॉलोअर्स में से जूरिस्ट थे, इनका एग्रीमेंट। और ये जो जूरिस्ट थे ये किसी एक पार्टिकुलर के थे, पार्टिकुलर वक्त के थे और किसी पार्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिसाइड किए या एग्री किए या ओपिनियन अपना दिए, इसी को इजमा कहा जाता है। इजमा तीन प्रकार के होते हैं, इजमा ऑफ द कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट, इजमा ऑफ जूरिस्ट्स, इजमा ऑफ द पीपल। ये जो पहला इजमा है, इजमा ऑफ द कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल इजमा है। ये थ्रू आउट द वर्ल्ड जितने भी मुस्लिम्स हैं, जो भी आए थे, जो भी हैं, जो भी आने वाले हैं, सारे लोग इस इजमा को एक्सेप्ट करेंगे। ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है कि हाँ ये करेक्ट है। प्रॉफिट के जो कंपेनियंस थे, प्रॉफिट के साथ वाले लोग जो होते हैं, वो क्या ओपिनियन रखते हैं किसी भी लीगल मैटर पर, वो सब कोई एक्सेप्ट उसे करता है। इजमा ऑफ द कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट। नेक्स्ट इजमा है इजमा ऑफ जूरिस्ट्स। ये वाला जो इजमा है, इजमा ऑफ जूरिस्ट्स, यहाँ पर थोड़ा सा ओपिनियन का डाइवर्जेंस हो जाता है, डिफरेंट ओपिनियन आ जाता है। सच एज इजमा को फॉर्म करने के लिए जो जूरिस्ट चाहिए उसका प्रोसीजर क्या होगा, फॉर्म करने का प्रोसीजर क्या होगा, कितने जूरिस्ट्स होंगे इजमा को बनाने के लिए, फॉर्म करने के लिए, क्या जो जूरिस्ट होंगे उनका मेजॉरिटी डिसीजन को फॉलो किया जाएगा या यूनिनिमस ओपिनियन को फॉलो किया जाएगा, यानी एक ही चीज़ अगर सब लोग बोलेंगे तो फॉलो किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। क्या होगा प्रोसीजर? क्या जूरिस्ट का जो डिसीजन होगा वो रीजनिंग के साथ होगा? क्या ये ज़रूरी है कि जो जूरिस्ट हैं वो सारे लोग एक साथ बैठेंगे तभी इजमा का फॉर्म होगा? ये सेकेंड टाइप का इजमा है, इजमा ऑफ जूरिस्ट्स। थर्ड इजमा है इजमा ऑफ द पीपल। देखिए ये जो थर्ड इजमा है, इजमा ऑफ द पीपल, यहाँ पर रिगार्डिंग लीगल मैटर्स,
दो प्रकार के मैटर हो सकते हैं, एक लीगल मैटर हो गया और एक नॉन लीगल मैटर, सच एज प्रेयर हो गया, फास्टिंग हो गया, पिलग्रिमेज हो गया। तो जो लीगल मैटर्स है वहाँ पर मुस्लिम पब्लिक ओपिनियन जो भी होगा वो मैटर करता ही नहीं है। लेकिन जो दूसरा है नॉन लीगल मैटर सच एज प्रेयर्स हो गया, फास्टिंग हो गया, पिलग्रिमेज हो गया, ज़कात हो गया। ज़कात मतलब पुअर्स को जो दिया जाता है, पैसे दिया जाता है या कुछ मदद की जाती है, वो ज़कात कहा जाता है। तो इनसे संबंधित इज्मा ऑफ द पीपल को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, लेकिन लीगल मैटर्स पे पीपल का इज्मा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये जो थर्ड टाइप का इज्मा है। फोर्थ सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ आ जाएगा कियास। कियास मीन्स होता है एनालॉजिकल डिडक्शंस। डिटेल में बताएंगे आपको इसका मीनिंग। कियास जो होता है ये प्राइमरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ का लास्ट सोर्स होता है, ठीक है। ये फोर्थ है, लास्ट सोर्स है कियास। बेसिकली कियास मतलब होता है रीजनिंग। कैसा रीजनिंग? रीजनिंग कोई भी अगर मान लेते हैं कोई भी पार्टिकुलर लीगल मैटर आ गया तो वो मैटर देखा जाएगा कुरान में मिलता है तो ठीक है, कुरान में नहीं मिलेगा तो सुन्नत में देखा जाएगा, सुन्नत में भी नहीं मिलता है तो इज्मा में देखा जाएगा। अगर इज्मा में भी नहीं मिलता है वो मैटर तो अब उसका रीजनिंग किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कुरान, सुन्नत, हदीस, इज्मा। ये तीनों ऊपर में हम लोगों ने जो भी इससे पहले अभी हम लोगों ने प्राइमरी सोर्स देखा, 3 प्राइमरी सोर्स, वो तीनों का एडिशन करके तीनों में से रेफरेंस लेकर क्या रीजनिंग पे आया जाए वही कियास कहलाता है। बेसिकली कियास में रूल्स बनाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रीजनिंग को यूज़ करके रूल्स बनाया जाता है, फ्रेम किया जाता है। ये था हमारा प्राइमरी सोर्सेज ऑफ मुस्लिम्स लॉ। 4 थे प्राइमरी सोर्सेज। आइए अब हम समझते हैं सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। तो सबसे पहला है उर्फ और कस्टम। वैलिड कस्टम के कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। फर्स्ट, जनरल प्रिवेलेंस इन द कंट्री इज नेसेसरी। किसी भी पार्टिकुलर कंट्री में वो कस्टम प्रिवेल करना चाहिए। सेकेंड, इट मस्ट बी टेरिटोरियल। जिस कंट्री में है, जिस देश में है, वो थ्रू आउट द कंट्री लोग जनरली फॉलो करने चाहिए। थर्ड है, इट शुड बी इमेमोरियल। फोर्थ, इट मस्ट बी एंशियंट एंड इनवेरिएबल, मतलब बहुत पुराना होना चाहिए और बिना बदलाव के ही फॉलो करते होना चाहिए। एंड फिफ्थ, इट मस्ट नॉट बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी की अगेंस्ट में कस्टम नहीं होना चाहिए। सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ का सेकेंड सोर्स आ जाएगा जुडिशियल डिसीजंस। जुडिशियल डिसीजंस में आ जाएगा इंडिया में जो भी डिसीजन होते हैं प्रीवी काउंसिल के, पहले हुआ करता था प्रीवी काउंसिल, तो प्रीवी काउंसिल का डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन और हाई कोर्ट का डिसीजन, ये जुडिशियल डिसीजंस आ जाएगा। ये सेकेंडरी सोर्सेज का सेकेंड सोर्स है। ये जो डिसीजंस होते हैं ये एक्ट करते हैं एज अ प्रेसिडेंट फॉर फ्यूचर केसेस। प्रेसिडेंट मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा। प्रेसिडेंट मतलब हो गया कि ऑन अ पार्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट कोई केस को डिसाइड कर दिया गया, तो सिमिलर फैक्ट पर अगर इन फ्यूचर कोई भी केस आता है तो उसी तरह से डिसाइड किया जाएगा। इसी को प्रेसिडेंट कहा जाता है। सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ का थर्ड सोर्स आ जाएगा लेजिस्लेशन। देखिए, इंडिया में मुस्लिम्स कई प्रकार के लेजिस्लेशन के द्वारा गवर्न होते हैं, जो कि पार्लियामेंट के द्वारा पास किए जाते हैं या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किए जाते हैं। सच एज फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1850, द गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890, द मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913, द मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1930, वक्फ एक्ट 1954, द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929, the Shariat Act 1937, the Dissolution of Muslim Marriage Act 1939, the Indian Contract Act 1872, ये सारे और भी कई सारे लेजिस्लेशन है, ये सारे गवर्न होते हैं मुस्लिम्स पे, मतलब अदर रिलीजन वालों पे भी गवर्न होते हैं लेकिन मुस्लिम्स पर भी गवर्न होते हैं। सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ का फोर्थ एंड लास्ट हो जाएगा सोर्स जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंशाइंस।
किसी भी पार्टिकुलर केस को डिसाइड करने के लिए अगर रेफरेंस कुरान में, सुन्नत में, हदीस में, इजमा, कियास, ये चारों जो प्राइमरी सोर्स है इसमें नहीं मिलता है तो सेकेंडरी सोर्स में देखा जाएगा। सेकेंडरी सोर्स में भी पहला जो है उर्फ या कस्टम, जुडिशियल डिसीजन, थर्ड लेजिस्लेशन, ये तीनों में भी नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो जज जो रहेंगे, जज साहब, वो अपना गुड कंशाइंस में जस्टिस के लिए इक्विटी ये अप्लाई करते हुए उस केस को, पार्टिकुलर केस को डिसाइड करेंगे। यही आता है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंशाइंस के अंदर में। तो ये था हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। बेसिकली अभी तक हम लोग जो भी देखा ये सुन्नी स्कूल से डील करता था। देखिए मुस्लिम दो प्रकार के होते हैं बेसिकली, शियाज एंड सुन्नी। तो सुन्नी में ये सोर्सेज हैं। अब देख लेते हैं कि शियाज में क्या सोर्सेज होते हैं मुस्लिम लॉ के सोर्स अकॉर्डिंग टू शियाज। शियाज के अकॉर्डिंग मुस्लिम लॉ के सोर्सेस 3 होते हैं, कुरान, अहदीस एंड इजमा। और जो फोर्थ कियास होता है ये शियास एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं इसे एज अ वैलिड। तो ये था हमारा मुस्लिम लॉ का सोर्सेस। हम लोगों ने देखा प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी में 4 सोर्सेस हम लोगों ने देखा, सेकेंडरी में भी 4 सोर्सेस हम लोगों ने देखा। आई होप कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।